अस्सलाम वालेकुम अरहम। वस्सलाम, क्या हाल है? खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है, आप बताओ। ठीक ठाक। अरहम जो है वो मेरे लिए एक स्ट्रेंज पर्सनालिटी रहा है शुरू से, क्योंकि इतनी यंग एज में, ही इज़ 28 माशाल्लाह। या तो 28 इयर्स की एज में मैं अगर आपको रिवर्स इंजीनियर करूँ तो मैं इतना नहीं जानता था, बीइंग एन आईबी ग्रेजुएट, मार्केटिंग ग्रेजुएट। लेकिन जब इससे मिला और आजकल के तौर पे जब मैं लोगों को एक रेलेवेंस देखता हूँ उनकी नॉलेज की और जिस तरह वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो मीम मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी है। इसने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई। तो ऑफ कैमरा हमने बहुत सारी बातें की, क्योंकि मैं भी स्ट्रगल करता आ रहा हूँ, अभी भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। ज़ाहिर है इंशाल्लाह। इंसान भले मिलियन पे पहुँच जाए, स्ट्रगल वो हमेशा करता रहता है बेहतरी की। तो ही इज़ द राइट गाय, अ गो टू गाय टू टॉक टू, के यार ये आपको इनसाइट्स देता है। तो मैंने कहा यार, व्हाई डोंट यू कम टू माय प्लेटफॉर्म एंड हैव सम इन डेप्थ डिस्कशन। तो सबसे पहले अरहम, अपनी अथॉरिटी थोड़ी इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा हमें हुँ, बताओ कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, व्हाट्स योर बैकग्राउंड एंड हाउ द मीम मार्केटिंग वर्क्स फॉर यू, हाउ डू यू वर्क फॉर द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड एवरीथिंग एल्स। सही है। तो सबसे पहले जो मेरी इनिशियली कहानी स्टार्ट हुई थी, आज से तकरीबन 10 साल पहले हुई थी। वो बेसिकली बड़ी स्ट्रेंज तरीके से हुई थी। 18 साल की एज में। बिल्कुल तकरीबन। वो इस तरह हुई थी कि रात को ना मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो कोई 4-5 बज रहे थे, तो मुझे ना एक ऐसी चुल काटी कि यार एक फ़ेसबुक पे पेज बना लेते हैं। तो मैंने फ़ेसबुक पे पेज बनाया, फिर वो मज़ाक-मज़ाक में इतना उसकी वायरलिटी वगैरह हो गई कि उसको 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए विदिन 4-5 ईयर्स। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो उसमें बेसिकली ज़्यादातर ना मैं मीम्स वगैरह शेयर वगैरह करता था, ठीक है? तो वहाँ से फिर मुझे ये आइडिया कि व्हाई नॉट कि हम इसको मीम को मैं मोनेटाइज़ करूँ और इसको एक मार्केटिंग का एक टूल बनाऊँ, एक कम्युनिकेशन का एक टूल बनाऊँ। तो बेसिकली मैंने मीम मार्केटिंग स्टार्ट की उस दौर में जब इतनी मीम मार्केटिंग होती भी नहीं थी। अभी ये सब जो क्रम्बल वगैरह जो आजकल वायरल है, ये पिछले 2-3 साल पुराना है। मैं तकरीबन मीम मार्केटिंग कर रहा हूँ पिछले 8 साल पहले से। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट की, तो कि मैंने कहा यार ये मोनेटाइज़ करते हैं। तो काफ़ी, क्योंकि मीम मार्केटिंग का सबसे बेनिफिट ये होता है कि एक तो ऑर्गेनिक लगता है और बेसिकली इंटरनेट की लैंग्वेज है, ठीक है? तो ऑर्गेनिक भी होता है और लोग शेयरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी आप कोई भी अगर कंटेंट पीस अगर कोई ब्रांडेड देखते हैं, तो उसको आपको 2-3 सेकंड में ही पता लग जाता है कि आपका जो अटेंशन वो स्पैन होता है 2-3 सेकंड होता है, फिर आप स्क्रॉल कर लो। लेकिन मीम क्या होता है, आप एंजॉय करते हो, रिलेट करते हो, तो आप शेयरेबिलिटी भी आती है। तो इस तरह बेसिकली मेरी कहानी शुरू हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ऐसा लाइफ में बड़े टफ डिसीजंस भी लिए। जब मैंने बेसिकली इकरा यूनिवर्सिटी से बीबीए किया है, ग्रेजुएट हूँ। तो टफ डिसीजन मैंने उस वक्त ये लिया था कि उस वक्त मैं शायद 4th या 5th सेमेस्टर में था, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में कोई डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा हो रहा था। वो आईबीए में हो रहा था, तो मैंने उस पर अप्लाई किया। लकीली वो मैंने किया, उस पर काफ़ी अच्छे कनेक्शंस बने, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर सारे, मतलब मैं आई वॉज द यंगेस्ट, मेरे साथ एक और दोस्त भी था मशहूद, उसके अलावा मैं था, बाकी सारे प्रोफेशनल से जिनका 10-10 15-15 साल एक्सपीरियंस था। तो मुझे वहाँ से एक्सपोजर मिला। अच्छा, टाइम की बात इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी मौका मिले आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट साल पता क्या किया आईबीए ने, ये शर्त रख दी कि ये डिप्लोमा वही लोग कर सकते हैं जो कि ग्रेजुएटेड हैं। तो अगर मैं उस वक्त अप्लाई हाँ, नहीं करता, एक तो साल लेट हो जाता तो मैं निकल वो जाता। डिप्लोमा कर ही नहीं पाता और वो एक्सपोजर मिल ही नहीं पाता। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सही वक्त पे सही डिसीजन लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम बेसिकली अ पीआर प्रोफेशनल। मैं इस इंडस्ट्री में तकरीबन 6-7 साल से हूँ, और एजेंसीज़ में एज अ पीआर मैनेजर, पीआर मैनेजर वगैरह रहा हूँ। अच्छा, इसमें मेरा जो एक्सपोजर है ऑन पेपर तो 7 साल है, लेकिन अ, असली में जो है ना, मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि मेरे अपने भी क्लाइंट्स हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी एक बंदे का एजेंसी में कोई 2-3 एजेंसी में काम करता है, तो उस एजेंसी के सर्टेन जो होते हैं बेसिकली क्लाइंट्स होते हैं 5-10। अब मेरा क्योंकि अपने भी क्लाइंट्स हैं, तो बेसिकली मुझे 10 ब्रांड्स के बजाय 50-60 ब्रांड्स का एक्सपोजर है, क्योंकि एजेंसी का भी एक्सपीरियंस है प्लस मैं अपना भी काम कर रहा होता। तो ये था। तो इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, क्योंकि इस पेज की वजह से काफ़ी लोग मुझे जानने लगे थे, तो मेरे इन्फ्लुएंसर में भी काफ़ी बैठक वगैरह हो गई थी, तो मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सारे दोस्त वगैरह जानते थे, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी मैंने शुरू की। तो बहुत सारी कैंपेन्स की। इसके अलावा आई एम ऑल्सो 7 टाइम्स पाकिस्तान डिजिटल अवार्ड विनर। आई माशाल्लाह। वॉन अवार्ड्स फॉर फूड पांडा सेवियर, और अपने लिए भी बेस्ट मी मार्केटर भी 2-3 बार रहा हूँ। तो ये था बेसिकली मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा नहीं था, बहुत ज़्यादा था। माशाल्लाह, इसमें थोड़ा सा एक्सपैंड करो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पहले मैं चाहूँगा मीम मार्केटिंग में थोड़ा और बेहतर करो। क्रम्बल क्या ऐसा कर रहा है जो तुम्हें लगता है कि यार इट्स वर्किंग फॉर इट, और क्या ऐसा करना चाहिए कि यार तुम होते अगर इसके बैक पे या हैंड ऑफ अफेयर्स में, तो तुम क्या बेहतर कर सकते थे, एंड हाउ डू यू सी मीम मार्केटिंग इवॉल्विंग इन द फ्यूचर एज वेल। क्योंकि तुमने जैसे कहा ना कि इंटरनेट की लैंग्वेज है, और ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि एक्चुअली ये इंटरनेट की लैंग्वेज बिल्कुल ही ऐसे है। ही। क्योंकि आप देखोगे, हंसोगे, मतलब मेरी बेगम बराबर बैठी हुई है, तो मैं उसको दिखाता भी हूँ, शेयर भी करता हूँ। मतलब मेरी बेटी को कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जो मेरे पेरेंट्स हम लोग बना सकते हैं आपस में, उसको देखता हूँ, शेयर भी करता हूँ। तो शेयरेबिलिटी और फिर सेव भी कर लेता हूँ कि यार को बनाना होगा, दिखाना होगा किसी को।
तो ये चीज़ मुझे बड़ी क्लिक की कि यार मीम का मतलब ये है कि आप शेयर भी करोगे, उसको लाइक भी करोगे और उसको सेव भी करोगे, और वो वायरलिटी, भले आप वायरल करो ना करो, आप पूरा देखो ना देखो, लेकिन आप ये चीज़ जरूर करोगे। तो ऐसा क्या कर रहा है क्रम्बल जो और बेहतर कर सकता है, या तुमने क्रम्बल से क्या सीखा है जो तुम नहीं कर सकते थे, या तुमने सोचा कि यार ये बहुत बेहतरीन चीज़ कर रहा है? व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, यानी सही है। क्रम्बल को हटा के जो भी चीज़ें तुम देख रहे हो जो मीम मार्केटिंग में हो रही हैं, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन बेटर? क्रम्बल ने एक तो अच्छी चीज़ ये की कि उन्होंने अपनी ऑडियंस को समझा, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल जेंजी वाली ऑडियंस को पिक की, उनकी बेसिकली स्टार्टिंग में ये नीश थी कि बिल्कुल यंग ऑडियंस को पकड़ी थी, जो कि आपको 15 साल से लेके 25-30 साल के होते हैं। तो बेसिकली वो सारा दिन उन्होंने देखा कि उनका बिहेवियर क्या है, नॉर्मली वो दिन में क्या गुजरता है। तो आप देखोगे अगर स्टडी के मुताबिक कोई 5-6 घंटा लोग यंगस्टर जो है ना स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, स्क्रॉल क्या कर रहे होते हैं, और वो ज़्यादा टाइम आई बॉल्स, सारी गेम है आई बॉल्स का, ठीक है। आज से 10 साल पहले कन्वेंशनल मार्केटिंग में बहुत पैसा लगता था, लेकिन उसका आजकल बहुत मेजर चंक डिजिटल पे आ गया, क्योंकि जो सारा गेम है आई बॉल्स का, तो आई बॉल सारे अब मोबाइल पे आ गए हैं, ठीक है। अब आप देखते हो कि छोटे बच्चे भी हैं, 4-5 साल के भी होते हैं, विच इज़ रॉन्ग, बट वो आई बॉल्स उनकी वही होती है, विच इज़ अ फैक्ट। तो ये उन्होंने एक चीज़ नोट की, तो उसमें उन्होंने बेसिकली सबसे अच्छा किया कि उन्होंने ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जिससे लोग ना रिलेट करने लगे। जब आप रिलेट करते हो ना तो उसको आप याद रखते हो, आपको आज से बहुत सारे मीम टेम्पलेट खुद ब खुद याद होंगे, ठीक है। बहुत मीम तो ऐसी इंटरनेट की लैंग्वेज है, हम बहुत सारे जुमलों में भी मजाक मजाक में बोल देते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ कि भाई 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग का, ये हम लोग कितने नॉर्मल लाइफ में भी बोल रहे होते हैं, तो हम मीम से इतने गिरा, लेकिन आप कोई भी ब्रांड के कोई इस तरह नहीं बोल रहे होते कि जो एक बिल्कुल ही एक अच्छी प्रोडक्शन वगैरह में चीज़ें ऐड वगैरह बनते हैं, आपको वो इतने याद नहीं रहते बनिस्बत जो मीम की चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो मीम से ये होता है कि आप रिलेट करते हो उसको, आपकी जो मेमोरी में वो ज़्यादा देर तक रहता है, और इससे ये कि ऑर्गेनिकली आपको काफ़ी अच्छी ट्रैक्शन मिल जाती है। मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ, मैंने एक ब्रांड के लिए मीम मार्केटिंग की थी, तो वो इतनी वायरल गई थी कि जो उस कंपनी का सीईओ था ना, उसकी बेटी ने वो मीम उसको भेजी, बोले बाबा ये आपकी कंपनी की मीम बनी हुई है। तो उनको अच्छा उस सीईओ को भी नहीं पता था, वो बेसिकली उनकी मार्केटिंग हेड ने वो चीज़ कैंपेन लीड की थी, तो वो चीज़ इतनी वायरल गई थी। तो मीम का यही है कि भाई सही वक्त पे आपने सही चीज़ को, इमोशन को अटैक करना है, और बेसिकली मीम का ये होता है, मीम से ना आपकी कम्युनिटी बन जाता है। क्रम्बल ने जो बनाई है वो बेसिकली एक कम्युनिटी बना दी है अपनी, ठीक है, कि लोग रिलेट करते हैं। अब आप जैसे आप जाते हो ना, जैसे लाहौर जाते हो तो वहाँ की क्या मशहूर है, नान खटाई मशहूर है। कराची में आप बोलते तो बोलते जावेद नहारी वगैरह। अब इस्लामाबाद वगैरह इस तरह का नाम होता है, उसमें 2 नाम आते हैं, एक तो तहजीब आता है पिज़्ज़ा, या तो फिर क्रम्बल की कुकियाँ खानी है। तो इससे क्या होता है, इंसान बहुत अच्छी की ऑर्गेनिक मार्केटिंग खुद वर्ड ऑफ माउथ खुद क्रिएट हुआ है, उनको वो इतना बजट स्पेंड नहीं करते मार्केटिंग पे, वो ज़्यादातर जो इनका सिस्टम चल रहा है वो ऑर्गेनिक पे चल रहा है। तो ये इनकी काफ़ी अच्छी बात है। तो तुम्हारा जो पेज था मीम मार्केटिंग का, किस नाम से पेज तुम्हारा? अरम ट्वीट्स के नाम से। अरम ट्वीट्स। तो अरम ट्वीट्स जो है उसमें कौन सी ऐसी एक मीम थी या कौन सा ऐसा कंटेंट पीस था जिससे ब्लास्ट हुआ था और तुम्हें आज तक याद है कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त गया था? यार बहुत हुए हैं, मतलब कुछ कुछ इस तरह के भी मीम्स हुई हैं, मुझे एग्जैक्टली वो तो याद नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको रिस्पॉन्स बता रहा हूँ, इतनी रिस्पॉन्स अच्छा आया था कि 30-30 मिलियन रीच चली गई, और मतलब लाइक्स आप देखें तो 100K शेयर्स, 200K लाइक्स, मतलब क्रेजी। उससे फिर आपका अकाउंट भी उठ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एल्गोरिथम ऐसे 3-4 चीज़ आपकी वायरल हो जाती हैं, तो फिर वो पकड़ भी लेता कि भाई ये अच्छा कंटेंट डाला है, इसको थोड़ा सा फोकस करो। और इसको हाउ डिड यू मोनेटाइज इट, मतलब व्हाट आर द एवेन्यूज ऑफ मोनेटाइजिंग दिस मीम? देखिए, मैं जो मीम मार्केटिंग करता उसमें ये होता है ब्रांड से बेसिकली कोलैबोरेट करता था, ठीक है। जब मैं जो मीम मार्केटिंग करता था, क्योंकि मेरे पूरी मीम कम्युनिटी इतने ताल्लुकात थे, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी पुराना और थोड़ा सा मेरा मार्केटिंग का बैकग्राउंड भी रहा है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, सारे मीमर्स को और जो भी मीम कम्युनिटी थी, पेजेस थे, ग्रुप्स थे, सबको मैंने एक पेज पे लाया। मैंने कहा देखो ये सीन करते हैं, आप अपने सारे कोटेशन बताओ, मैं आगे ना इसको सेल करूँगा। तो मीम मार्केटिंग खाली मैं एक पेज से अगर करता तो बेसिकली वो इतना वो इम्पैक्टफुल नहीं रहता, क्योंकि हर चीज़ एक ही चीज़ पेज से जा रही। तो मैंने क्या किया, 50 लोगों को और अपने साथ जोड़ा, तो उस कोलैबोरेशन से तो फिर आप देखना कि ये पेज भी ये डाला, वो पेज भी ये डाला, तो बेसिकली लगता है कि भाई ये टॉकलेबिलिटी है, कि टॉक ऑफ द टाउन है। तो ये बेसिकली मैंने किया। इसका मतलब है कि अगर तुम एक मीम डाल रहे हो और तुमने 5 मीमर्स को और अपने ऑन बोर्ड किया हुआ है, तो तुमने कहा कि यार ये आइडिया है, इस पे अपने अपने मीम्स लाओ, ठीक है। अब वो किसी का बेसिकली मैंने अच्छा इसमें भी ये है कि इन रियलिटी मैंने उनके प्लेटफॉर्म को बेसिकली ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि इसमें भी एक टेक्निकल बात ये है जो मैंने एक्सपीरियंस सीखी है कि कुछ मीमर्स ऐसे हैं जिनके पास अपने प्लेटफॉर्म्स नहीं है, लेकिन वो मीम बड़ी अच्छी बनाती हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के जिनको इतनी मीम बनानी नहीं आती, लेकिन उनकी प्लेटफॉर्म ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया, मीमर्स की एक अलग टीम बनाई और जो पेजेस की अलग टीम बनाई। मीमर से मैं कंटेंट क्रिएट करता था और पेजेस वालों से मैं बेसिकली उसको वायरल करता था। तो इसका मतलब है कि यू हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड एट रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन बचपन से रही है
कोई एक्सपीरियंस रहा है इसका पहले से, या फिर यू जस्ट रियलाइज कि यार आई एम वेरी गुड एट दिस? क्योंकि बहुत दफ़ा ना लोग हमारे खलीफा होते हैं, जब कोई चीज़ काम अच्छा करना आ जाता है ना तो बोलते हैं यार मैं ही करूँगा। लेकिन एक बंदा होता है बोलता है नहीं यार वो बड़ा सोचता है, बोलता है यार मैं खुद 1 रुपये कमाऊंगा, साथ मिलके 5 कमाएंगे और 2 में बांटेंगे तो 2.5 रुपये तो मिलेंगे एक दूसरे को। ऐसे मिल बांट के ही खाने से ना बरकत भी होती है और कोलैबोरेट भी होता है। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि भाई आप सारे समुद्र का पानी ना अकेले नहीं पी सकते, हाँ ऐसे ठीक ही है? तो सबको थोड़ा थोड़ा आपको पिलाना पड़ेगा और इसी से आपका बिजनेस ग्रो करता है। हाँ तो बेसिकली बचपन से मेरा यही रहा था, बेसिकली बचपन से मेरा फोकस रहा था। मैं कोई बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। बेसिकली मैं अगर अपने मैट्रिक और इंटर की आपको मतलब बताऊँ तो मैं बी ग्रेड स्टूडेंट रहा था, लेकिन मुझे पता था ज़िंदगी मुझे क्या करना है। तो मैंने उसी एक स्पेसिफिक नीश को पकड़ी और उसी में ही मैंने एक्सेल किया। तो 18 साल की एज में उस वक्त क्यों फ्रस्ट्रेट थे जब तुमने पेज बनाया था, क्या चल रहा था? फ्रस्ट्रेट नहीं किया ना, नींद नहीं आ रही थी मुझे उस वक्त। अच्छा ऐसे बेसिकली आउट ऑफ नो वे मैंने पेज बनाया, फिर उस पर और तुम अच्छा उससे क्या रिस्पॉन्स करते? इंटरमीडिएट में थे करते? आज से 10 साल पहले मैं इंटरमीडिएट में भी नहीं होऊंगा, मतलब मैं 9-8 में होऊंगा अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह। सही है। तो इसका मतलब है कि तुम स्कूल कॉलेज में ही मशहूर हो गए थे और तुमने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। मैं ये कहता हूँ आजकल के स्टूडेंट्स के लिए, जो आपके यूनिवर्सिटी के 4 साल है ना, ये मेक और ब्रेक है, ठीक है? इसके बाद जो है ना आप बहुत बिजी हो जाते हैं। तो आपने जो भी साइड हसल करनी है ना वो आपने इन दौर में करनी है, क्योंकि वंस आप कॉर्पोरेट में आ गए फिर आपको किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये जो आपके जो इंटर और जो यूनिवर्सिटी के है ना, ये आपकी मेन चीज़ है, मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है। इस पे ही आपने अपनी साइड हसल बनानी है। अपने साइड हसल ऐसी बनानी है कि आपको एक वक्त आपका ऐसा आ जाना चाहिए कि आपकी जो साइड हसल हो ना वो आपकी बेसिकली मेन इनकम हो, और जो जॉब हो आपकी सेकेंडरी हो। फिर एक वक्त ऐसा आ सकता है आपको कि आप वो जॉब को स्किप भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपकी साइड हसल ही आपको इतनी, आपने उस पर इतने वर्किंग की 5-6 साल से, तो वो आपकी मेन स्ट्रीम बन सकती है। और उस वक्त जॉब पे जो आपका एटीट्यूड होगा ना वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि आप दब के काम नहीं करेंगे किसी से, आप अपनी मर्जी से काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। ऐसा ही क्योंकि है। हमारे जॉब पे मसला ये है ना कि एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ लोग काम कर रहे होते हैं। तो जब एम्प्लॉयर माइंडसेट से करोगे और सेठ बन के सेठ की तरह सोच के काम करोगे, जब भी सोच सकते हो जब आपके स्टेक्स हाई नहीं होंगे इतने। ऐसा ही है। आपको पता है कि यार अगर आप निकाल भी देते हैं या आपसे दे डोंट अग्री विद यू, सो यू हैव गॉट मेजर थिंग्स टू डू। या यहाँ पे ये है कि दे हैव टू अग्री विद एनी बुलशिट दैट हैज बीन गोइंग ऑन जस्ट बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी अदर थिंग टू डू। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल लर्न टू से नो एज वेल। हाँ क्योंकि लोग जो है बस यस सर कर लेते हैं, तो फिर वो उनका इतना इम्पैक्ट भी नहीं रहता। सही बात। जो स्मार्ट जो लीडर्स होते हैं वो चाहते हैं अपने एम्प्लॉय से कि भाई वो कुछ बोले, कुछ फीडबैक दे। अगर यस सर मैं कर दूंगा तो मतलब कि उस आपका क्या फ़ायदा फिर? अगर आपने खाली यस करना है, मतलब आपकी क्या क्रिएटिविटी? आप अपना फीडबैक दो, कुछ बोलो कि भाई नहीं ये चीज़ गलत है, आप इसको इस तरह कर सकते हो, तो वो बेहतर एक चीज़ होती है, अप्रोच होती है। तुमने जो बात की स्ट्रगल वाली, मैं इसलिए रिलेट कर सकता हूँ। तुमने भी डेफिनेटली अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में साइड हसल्स की होंगी, जब माशाल्लाह अभी तक कर रहे हो तो उस वक्त भी की होंगी। तो मुझे तो अच्छी तरह याद है कि यार 3-4 बसें बदल के हम ट्यूशन्स पढ़ाने जाते थे, और बहुत ट्यूशन्स पढ़ाई हैं। मतलब इतनी कि यूनिवर्सिटी से फ्री हो रहे हैं, 1-1:30 बजे लास्ट पीरियड है, तो जहन में टेंशन है कि यार निकलना है यहाँ से, भागना है, घर में खाना खाया 3:30-4 बजे निकल गए, फिर रात में घर में 12 बजे दाखिल हो रहे हैं। और उस वक्त गाड़ी बाइक वगैरह भी नहीं थी, तो W11 ये अपना 4L और वगैरह शमा कोच सब घूमे। तो वो जो स्ट्रगल उस वक्त कर ली ना, वो स्ट्रगल आज तक काम आती है। ऐसा ही है। तो ये होता है जब आपने एक DNA में एक चीज़ डेवलप कर ली होती है ना अपनी, तो वो आगे जाके आपको मसला नहीं करती है। तो ये तुम्हारी बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि अगर साइड हसल आप 3-4 चीज़ें ट्राई कर रहे हो तो ये स्पिरिट आपकी हमेशा लगी रहेगी। और वो जो एक कंप्लेसेंसी का एलिमेंट आता है ना कि यार हमारे मसला ये है कि हम जब जॉब करके आते हैं ना घर पे, उसके बाद बोलते हैं हमें छेड़ो नहीं, हम नेटफ्लिक्सिंग करेंगे, चिल करेंगे, टीवी देखेंगे, दोस्तों में जाके बैठ जाएंगे, ढाबे पे बैठ के बिजनेस की बातें करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ करेंगे नहीं। तो वो बड़ा मसला होता है वहाँ ऐसा ही है। पे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और ख़ास तौर पे ज़ाहिर है हम दोनों का ताल्लुक इन चीज़ों से रहा है। हम कैंपेन्स भी करते रहते हैं, कुछ चीज़ें मिलती रहती हैं, लोगों से सीखते भी रहते हैं। क्या गलत हो रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की दुनिया में, ठीक है, और क्या बेहतरीन हो रहा है जो पहले नहीं होता था, किसी ने डेवलप हुई हैं। तो प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, नेगेटिव्स क्या हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं, क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, और क्या चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि ये ट्रेंड सही नहीं जा रहा है, दिस कैन बैकफायर। सबसे पहले तो जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि भाई आज इन्फ्लुएंसर जो है, एक आप स्क्रॉल करते हो ना, 3 ब्रांड्स होते हैं, जैसे रॉनन हो गया, फास्टर हो गया, जीरो हो गया, और इनमें सेम फेसेस आ रहे हैं। तो इससे आपकी कोई क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं हो रही। तो ये चीज़ एक तो गलत हो रही है। ब्रांड को हर्ट कर रही है, इन्फ्लुएंसर को हर्ट कर रही है, इन्फ्लुएंसर को हर्ट कर रही है ना एट द एंड भी, दोनों को कर रही है। क्योंकि पैसे तो ब्रांड दे रहा है, जो कोलैबोरेट करा रहा है इन्फ्लुएंसर, पैसे तो ब्रांड दे रहा है, ठीक है। अब वो ब्रांड के जो कस्टमर का अथॉरिटी नहीं बिल्ड हो रही, ठीक है। अब अगर मायरा खान जो है वो लॉरियल भी लगा रही है, पैंटीन भी यूज़ कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो आपस में कॉम्पिटिटर हैं। अब जगह हानिया आमिर हस्बे जायका हर ब्रांड में है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन कोक भी पी रहा है, पेप्सी भी पी रहा है, तो
आवाम कंफ्यूज होगी ना कि उसको क्या पीना है, हाँ। उसको क्या चूज करना है। क्योंकि जब आप किसी मार्केट में जाते हो तो आप एक चीज पिक करते हो, दोनों चीज तो नहीं ले सकते, या तो आप पेप्सी लोगे या तो आप कोक लोगे। तो अगर वो इन्फ्लुएंसर जो है जिसको आपने ऑन बोर्ड लिया वो दोनों चीज ले रहा है तो आप खुद कंफ्यूज होगे। तो ये चीज़ एक तो बहुत गलत हो रही है। तो उसमें बेसिकली ब्रांड को लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि भाई आप 1 साल तक जो है एक्सक्लूसिव करना चाहिए, एक्सक्लूसिव करना चाहिए। भले आपको ठीक, पैसे ज़्यादा देने पड़े, जी। उसमें मसला नहीं है। तो आप 1 साल तक पेप्सी ही पियोगे या आप 1 साल तक टपाल टी पियोगे, आप लिप्टन नहीं पियोगे। अब इसमें होता ये है कि ब्रांड जो है वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जाहिर सी बात पर इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा चार्ज करने लग जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी भी तो फिर वो है ना, हाँ जाहिर है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सही बात। ठीक है, अगर वो साल में 10 ब्रांड कर लेगा। टी ब्रांड का अगर मैं मिसाल लूँ, अगर साल में वो 4-5 वीडियो बना सकता था, अब वो खाली वो एक हाँ ब्रांड से एसोसिएट है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है ब्रांड को भी अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। लेकिन उसमें क्या होगा, आपके जाहिर सी बात है बजट तो लगेगा, लेकिन जो अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी होगी ना वो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, पता लग जाएगा यार ये इन्फ्लुएंसर ना खाली यही चीज़ पीता है, आपके जहन में खुद ब खुद बैक ऑफ द माइंड बैठेगा कि भाई अगर आप किसी इंस्पायर होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, बेसिकली आप किसी इन्फ्लुएंस होते हो। ठीक है, कोई इन्फ्लुएंसर अगर एक चीज़ कंसिस्टेंटली यूज़ करेगा तो वो आपके भी माइंड में बैठेगा। फिर जब भी आप परचेजिंग डिसीजन जब लेते हो तो उसमें आपको ज़रूर कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लिक होगी यार कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट लेना है, इसने यूज़ किया तो ये बेहतर ही यूज़ करता है क्योंकि इसका लाइफस्टाइल ये है, तो ये अच्छा ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता होगा, तो ये मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो ये सीन है। और अच्छा है बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये हो रही है कि स्टोरी टेलिंग आजकल काफ़ी अच्छी हो रही है। आजकल आप देखेंगे काफ़ी यंग मीडिया स्टूडेंट होते हैं, बहुत कम फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन उनका कंटेंट ऐसा है जो बहुत ही अच्छा। मैंने वाकई मैंने रिसेंटली 3-4 लोगों को फॉलो किया है। रिसेंटली ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ये। हाँ ज़बरदस्त। मैंने कहा यार ये इतनी ज़बरदस्त वीडियोग्राफी, स्टोरी टेलिंग और ग्राफिक्स और एडिटिंग प्रॉपर अमेजिंग। अच्छा मैंने जाके उनके फॉलोअर्स देखे, मुझे थोड़ा दुख हुआ, 1400 फॉलोअर्स, 2500 फॉलोअर्स, बट व्यूज एंड एंगेजमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन इससे ना इन छोटे क्रिएटर्स को मैं आपको मशवरा देता हूँ, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल मार्केट में क्या हो रहा है मैं आपको बताऊँ। पहले क्या होता था, फॉलोअर्स मैटर करते थे सबसे ज़्यादा, एक ही मैट्रिक होता था कि भाई किसके कितने फॉलोअर्स। सही बात है। ठीक है, आजकल क्या मैटर करता है, आजकल ब्रांड ये कर रहा है कि ब्रांड को ये कंटेंट की क्वालिटी। सही बात। उसको इससे इतना गर्ज नहीं है, कहीं ना कहीं गर्ज है, इतना गर्ज नहीं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। अब ब्रांड ये करते हैं कि उसका कंटेंट भी उठाते हैं और एड्स चलाते हैं। ठीक है, हाँ। तो ब्रांड आपको जो छोटे क्रिएटर्स है, अगर आपका मेन फोकस रखना, आपका कंटेंट हाई क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको होगा तो ब्रांड आपको अप्रोच करेंगे, फिर वो आपको कंटेंट के पैसे देंगे बेसिकली, बनिस्बत कि आप अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, तो उस पर वो एड्स रन करेंगे। तो अच्छे जब कंटेंट होता है तो इम्पैक्टफुल होता है, उनको रिजल्ट भी अच्छा आता है। और इसमें एक चीज़ तो मैंने खुद अपने लिए नोट की है कि अगर फॉर एग्जांपल सबसे अच्छी रील गई है 4 मिलियन की, तो उसमें 98% नॉन फॉलोअर्स ने वो व्यूज़ दिए हैं। ऐसा ही है। तो यार इसका मतलब है कि फॉलोइंग डज नॉट काउंट। मतलब इट डज काउंट बट टू सम एक्सटेंट। नहीं मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 40 के हैं और 98% लोग, मतलब मैं इसमें ऐड कर लूँ तो मैं तो 100 के से ऊपर चला जाऊंगा ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो एंगेजमेंट, वो जो मैट्रिक्स और वो जो आपका डैशबोर्ड दिखाता है कि यार आपकी एंगेजमेंट इतनी आई है। फॉर एग्जांपल आपके 250 आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन आपके तो मिलियन व्यूज आए हैं, सही है, और उसमें से तकरीबन 98% आपके नॉन फॉलोअर्स आए हैं। तो इसका मतलब कंटेंट हैज़ दैट दम, और वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें आपकी एस्थेटिक्स भी है, क्वालिटी भी है, फिर तुमने कहा उसको एड पीस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग है, बहुत कुछ है। बट अगेन ये तुमने सही कहा कि डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने ये देखा कि आजकल जो यंग लड़के हैं, और यंग लड़के नहीं यार, मेरी उम्र के भी लोग हैं जो कंटेंट में आना चाह रहे हैं, वो सिर्फ ये पूछते हैं यार कैसे करना है, वायरल कैसे होना है, ये फॉलोइंग कैसे बढ़ानी है। ये गलत मैट्रिक्स है, आप गलत जगह फंस गए हो। ऐसा ही है। इसका मतलब है आप एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी करने जा रहे हो जो इससे ज्यादा मुश्किल है। ऐसा ही है, आपको शॉर्टकट लाइफ में इतना कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप कंसिस्टेंटली अच्छा काम करते रहो, कहीं ना कहीं आप जरूर पिक होगे, कहीं ना कहीं जरूर पिक होते हो। और दूसरी चीज़ हानिया में वाली बात बिल्कुल ठीक की। वो अभी एक और ही देख रहा था मैं, किसी बंदी को कह रही थी यार पहले एड्स में हानिया आमिर नजर आती थी, अब हानिया आमिर में डिफरेंट एड्स नजर आ रहे हैं। जैसे कराची की सड़कें खड्डों में सड़क होती है, सड़कों में खड्डे नहीं होते। दूसरा मुझे अच्छी तरह याद है, हम जो छोटे थे किसी को पेप्सी का ऐड देखते थे, वसीम अकरम को देखते थे, तो इन लोगों से एक नाम अटैच था सिर्फ। ऐसा ही है। तो पेप्सी के पीछे एसोसिएशन थी। अब मुझे लग रहा है कि जाहिर है वो बिगर ब्रांड्स हमेशा से रहे हैं, 100 साल पुराने ब्रांड्स हैं, और वो ट्रेडिशनल मीडिया पे काम करते हैं, बहुत बेहतरीन बजट्स होते हैं। अब जो ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स की हो गई भरमार, सही है, अब इन्फ्लुएंसर्स की भी हो गई भरमार। अब वो एक्सक्लूसिविटी का एलिमेंट नहीं है, जिसकी वजह से हर कोई हॉप कर रहा है इधर उधर, और सामने वाला सोच रहा है भाई तू चाह क्या रहा है। ये तुमने बिल्कुल सही बात की। वो जो मैं ये बोल रहा हूँ, रॉनिन और अभी आजकल जीरो और रॉनिन, आप अगर दोनों ब्रांड्स को देखो आपको एक ही चेहरा नजर आ रहा है।
तो आप बहुत सारे ब्रांड, ये तो मैंने एक बेसिकली मिसाल दी है कि जो कि आपस में कॉम्पिटिटर, जरूरी नहीं कि ये कर रहे हो, लेकिन एक मिसाल है कि भाई मतलब एक different brands भी कर रहे हैं। सिमिलर जो प्रोडक्ट है, सिमिलर कैटेगरी का, आप एक बंदा यूज करेगा तो वो जो आपका टारगेट ऑडियंस है, कस्टमर को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं बिल्ड होगी, उसको डिसीजन मेकिंग में कुछ होगा नहीं उसका असर, तो इफेक्टिव कैटेगरी, नहीं होगी। हाँ कैटेगरी बिल्ड होगी, ब्रांड बिल्ड नहीं होगा। हम्म मतलब कैटेगरी तो है, दूसरे भी ईयरफोन्स निकाल रहे हैं, दूसरे भी ड्रिंक्स निकाल रहे हैं, तो कैटेगरी तो ओवरऑल ग्रो कर रही है, पाए तो बड़ा हो रहा है, लेकिन उस ब्रांड का पाए बड़ा होने की जरूरत ऐसा है ही ना, है। ये सीन है। और इसमें जो तुम्हारी नेटवर्किंग है वो कितना काम आती है? हाउ, देखो एक ज़माने में था हम लोग नेटवर्किंग के लिए, जब मैं 9 to 5 में था या हम पहले वो थे, तो ज़ाहिर है मैं अपने आप को अब काफ़ी पुराना कंसिडर करता हूँ, क्योंकि हम उस ज़माने में ट्रेड शोज़ में जाते थे कि भाई जाना ज़रूरी है, कार्ड पकड़ाओ, ये करो, नेटवर्किंग इसी तरह होती है। आजकल नेटवर्किंग चेंज हो गई है, ऐसा ही है। तो हाउ यू हैव सीन दिस इवॉल्विंग, और तुम्हें कितना हेल्प किया है नेटवर्किंग ने फॉर योर करियर? मुझे, अगर मैं आपको सच टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, कि मुझे नेटवर्किंग ने मेरे अपने करियर में 90% हेल्प किया है। नेटवर्किंग के बिना आप बहुत जगह ज़िंदगी में फंस जाते हो, और नेटवर्किंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़ लिटरली किंग। और ये जो यंग लड़के हैं जो अभी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, उनको चाहिए अपने लिंक्डइन को सीरियस लें। मैंने क्या करता था, मैं अपने जब यूनिवर्सिटी डेज में होता था, मैं तब से ये करता आ रहा था कि अपनी जो वीकली लिमिट होती है ना लिंक्डइन की, उसको मैं पूरी ख़त्म कर देता था। मतलब वो लिंक्डइन खुद बोलता है बस कर जा भाई, तेरी लिमिट पूरी हो गई है, अब तू Connections और की। रिक्वेस्ट कनेक्शन नहीं भेज सकता। Okay. ठीक है, लेकिन वो मैं उस चीज़ को मैंने इतना कंसिस्टेंट किया, आज मेरे पास अपने लिंक्डइन पे हर ब्रांड का बंदा है, हर हेड ऑफ मार्केटिंग है, हर CMO है, CEO है, सारे ब्रांड मैनेजर्स हैं इसी। और लिंक्डइन के ही बेस पे बेसिकली मैंने अपनी कम्युनिटी भी बनाई, PR गुरुज के नाम से। उसमें बेसिकली 850+ प्रोफेशनल्स हैं, और 500+ जो है बेसिकली ब्रांड्स हैं। उसके सारे जो है क्रीम है, मतलब सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग है, मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, ब्रांड मैनेजर्स हैं, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। एक तो नेटवर्किंग भी हुई, सब एक दूसरे को जानते भी हैं, और ये बेसिकली ये कम्युनिटी ग्रो भी कर रही है। आप देखते होंगे, आप भी उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। लोग कोई भी क्यूरी आती कितनी जल्दी आप सॉल्व हो जाती है। अगर आप एज ए मैं इंडिविजुअल हूँ, अगर मैं किसी चीज़ में फंस जाऊँ, किसी एड्स में कोई एरर आ गया, तो आप फंस जाते हो, फिर आप कहाँ दिखोगे? फिर आप यूट्यूब वीडियो देखिएगा तो वो बेसिकली लॉन्ग टेकिंग टाइमिंग, और आप ऑथेंटिक मिलेगा नहीं। ये एक वो सर्कल है जिसमें मार्केट में वो लोग हैं जो कि ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, जो कि ब्रांड्स बिल्ड कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है, आप आएँ। मैं बेसिकली, मेरा ये भी प्लान है कि बेसिकली इसमें अभी तो सारे प्रोफेशनल्स हैं, मैं ये भी कर रहा हूँ कि किसी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करूँ, और बेसिकली एक 50 बच्चों का बैच लूँ जो कि इस ग्रुप में जा रहा हूँ, ताकि वो भी सीखें, क्योंकि उनको ये एक्सपोजर नहीं मिल सकता कहीं और। आप अगर, क्योंकि वो मैं आपको बताऊँ 500+ ब्रांड है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है, इनसाइट्स मिल रही हैं, केस स्टडीज़ मिलती हैं, चीज़ें पता चलती है कि भाई ब्रांड किस तरह सोचता है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोज हैं मार्केटिंग के, क्या कॉन्स हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। तुम अगर कोई कोर्स पढ़ाना चाहो किसी बिजनेस स्कूल में मार्केटिंग PR को लेके, क्या ऐसे एलिमेंट्स है जो तुम चाहोगे इनकॉर्पोरेट करना एज पर योर रीसेंट अंडरस्टैंडिंग? मैं बेसिकली कौन सा कोर्स पढ़ाना चाहूँगा? कोई भी कोर्स पढ़ाना चाहो तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तुम हमेशा सोचोगे कि यार ये चीज़ें हैं जो हमें नहीं पढ़ाई जाती या पढ़ाई जानी चाहिए, और मार्केट इस तरह काम कर रही, मार्केटिंग अब इस तरह काम कर रही, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू इनकॉर्पोरेट इन द कोर्स मटेरियल? या कोई नया कोर्स लाना चाहोगे, या मार्केटिंग में कोई इन्हांसमेंट चाहोगे? बेसिकली मैं मीम मार्केटिंग लाना चाहूँगा, क्योंकि इसको कोई पढ़ाता नहीं है, और मीम मार्केटिंग को इट्स टाइम कि हम सीरियस लें। और बेसिकली मैं बहुत सारे गेस्ट स्पीकर सेशन भी कर चुका हूँ, मैं हर यूनिवर्सिटी में गेस्ट स्पीकर सेशन कर चुका हूँ। IB हो गया, जेबिस हो गया, IOBM हो गया, एकरा, हर चीज़ में मैंने किया, और मीम मार्केटिंग भी किया, तो उनको भी काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। मैं उनकी वीडियोस देख रहा होता हूँ ना अपने सेशन की, तो लोग, ऑडियंस जो है ना, बहुत इंजॉय कर रही होती है, हंस रही होती है, तालियां बजा रही होती है। नॉर्मल अगर कोई सूखा सा होता है, आपको खुद ही स्टूडेंट को दिल नहीं चाहता यार, क्या 5 मार्क्स के लिए बैठा देते हैं ना यूनिवर्सिटी वाले कि भाई आपको यहाँ इस सेशन में बैठो, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, तो वो यूं बैठे होते हैं। इसमें क्या होता है, इंगेजिंग होता है, वो ऑडियंस आपस में इंटरेक्ट करती है, खुश होती है। और जो भी जाहिर सी बात है, मैं केस स्टडीज बताता हूँ तो वो ब्रांड की देखते हैं, तो वो बोलते हैं यार वाकई यार इसका कहीं ना कहीं तो हमारी जिंदगी में इम्पैक्ट है। तो वो रिलेटिविटी का यहाँ से एलिमेंट तुम्हें पता चला कितना रिलेटेबल है यहाँ भी, ऐसा ही कि आप फॉरेन कनेक्ट हो जाते हो लोगों से। और जाहिर है वो तो ऑडियंस भी आपके 18, 19, 20, 25 साल के लोग हैं ना, वो तो वैसे उनको लगता है कि यार ऐसा ही है, और हमें लगता है सारे फारिग लोग हैं, लेकिन असल दिमाग उन्हीं का चल रहा होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें, जैसे मैं फिटनेस में भी हूँ, कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग कोचिंग में हैं, कुछ लोग कुकिंग में हैं, कौन सा ऐसा सेक्टर तुम्हें लगता है दैट हैज़ गॉट वेरी ब्राइट फ्यूचर, जो अभी तुम चीज़ें ट्रेंड देख रहे हो, या फिर ब्रांड्स को देखे, भाई पाकिस्तान में कौन से ऐसे ब्रांड्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस तुम देख रहे हो? तो कुछ विशेष टिप्पणी जिसे हम कहते हैं
मेरे ख्याल से फ्यूचर प्रिडिक्ट बिल्कुल, करना कहते हैं सही। शायद। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि यार कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनमें बड़ा दम है, और अगर कोई काम करना चाहता है दिल से तो इन सेगमेंट्स में करना चाहिए? आजकल जो सबसे जो हॉट टॉपिक है वो है एआई। आपको एआई में अपनी ग्रिप मजबूत करनी चाहिए। एआई जो है आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी वो जॉब खाएगा, लेकिन उसमें आगे वही लोग बढ़ेंगे जो कि इसको इस्तेमाल करना जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका अपना दिमाग तो नहीं है, उसको आप जैसी कमांड दोगे वैसा वो आपको करके देगा। लेकिन इसको सीखना आजकल ऐसा है कि आप उसको नहीं कर सकते देना है, आपको हर हाल में सीखना है, चाहे आप बिल्कुल एक मैट्रिक इंटर में हो या आप प्रोफेशनल हो, क्योंकि बहुत सारी जो आपकी प्रोफेशन है बिल्कुल ऑब्सोलीट हो रहे हैं। आप डेवलपर्स को देख लें, मेरी अब एक दोस्त से बात हुई थी, वो डेवलपमेंट करता है, बोला यार एआई ने हर कुछ अब वो पूरा एप्लीकेशन बना के दे रहा है, पूरा एमवीपी बना के दे देता है। तो अब उससे क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, अब कॉस्ट भी कम हो गई है। पहले जो प्रोजेक्ट वो 10 लाख का बेचते थे ना, अब ब्रांड को भी समझ आ गया यार ये तो तुमने एआई से किया होगा, तो इसके आप चुपचाप 2 लाख ले ले, वरना मेरे पास ना भाई ये बंदा भी है। तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। एआई सीखना बहुत ज़रूरी है, हाँ, और इसमें आप जितना ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज होंगी उतना अच्छा है, और जितना जल्दी सीख लें, ऐसा ना हो कि भाई आप रेस में बहुत पीछे रहते हैं। तो आज से ही इस वीडियो के तवज्जो से आप देख लें। इसका फ्लिप साइड तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसका एक ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉइन ये भी है। मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ कि यार जितना एआई रिसायत करेगा और जितना इनग्रेन्ड हो जाएगा चीज़ों में, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी पर्सनल ब्रांड्स की, क्योंकि उसके पीछे दिमाग कौन सा है, किस बंदे का दिमाग है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पर्सनल ब्रांड्स की और इन्फ्लुएंसर्स की ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है, बट दे हैव टू बी ट्रू टू देयर क्राफ्ट। ऐसा ही है। They just don't have to be influencer for the sake of being influencer. हमारा तो मसला है ना, इन्फ्लुएंसर बन गया। तो मैं बड़ी प्यारी बात की, इन्फ्लुएंसर का वर्ड जो है ना, ये थोड़ा सा ज़रा डिमीनिंग है कि अब कितने लोग मुझे, मेरे रिश्तेदार दोस्त है, आप तो इन्फ्लुएंसर बन गए। मुझे समझ में नहीं आता है इन्फ्लुएंसर बनना क्या होता है, और इन्फ्लुएंस हो कौन रहा है आजकल। ऐसा है कि इन्फ्लुएंसर इतने हैं तो इन्फ्लुएंस कौन हो रहा है, अगर सभी इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे तो इन्फ्लुएंस कौन होगा। हाँ, और मैं तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल कंटेंट पे लोग नेगेटिवली भी इन्फ्लुएंस होते हैं, तो क्या मतलब है, ये भी इन्फ्लुएंस है। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हो और आपको गालियाँ पड़ रही हैं, ये लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो आपने कोई सोशल चीज़ पे कोई ऐसी बात उठाई है, तो इसका मतलब है किसी ऐसे ऑप्रेस्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी पे आपने बात की, इस पे लोग बात करना नहीं चाहते, या फिर लोग कतराते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है कुछ कंटेंट क्रिएटर कहते हैं कि हम लोग ना कंट्रोवर्सी से भागते हैं या कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहते। एक तो होता है कि यार मैं जानबूझ के कंट्रोवर्सी में उतरूं कि यार मैं वायरल हो जाऊंगा। एक है कि आपको पता है कि एक चीज़ गलत हो रही है, तो और आपका वो सक्सेस एरिया भी है, आपका इंटरेस्ट का एरिया भी है। जैसे फॉर एग्जांपल फिटनेस में मैं आई टॉक अबाउट सेक्सुअल हेल्थ अ लॉट ऑफ टाइम्स। काफ़ी लोग इसको थोड़ा सा बैकफुट पे जाते हैं। हाँ, स्टिग्मा है, बैकफुट पे जाते हैं। इन रिलेशनशिप्स आई टॉक अबाउट द नॉर्मेलिटी ऑफ डिवोर्सेस या नॉर्मेलिटी ऑफ सेपरेशन, कि भाई क्यों है, कैसे है टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये लोग बेसिकली उनको लगता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वायरल होना है। मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ, जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे पता है यार ये लोग कहाँ फंसे हैं, और मुझे लगता है कि यार मैं इनकी हेल्प कर दूंगा क्योंकि मैं इस तरह सोचता हूँ। तो यहाँ मैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ जो मेरी ऑडियंस है। अब नेगेटिवली उससे ऑपोजिट जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो लोग हैं जिनके अगेंस्ट मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। भाई देखिए, परसेप्शन की बात है, आप देखें तो 6 है, मैं देखूँ तो 9 है। हाँ, वही ना वो वाली बात आती है। तो जिनको मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ वो तो ठीक है, खुश हैं, लेकिन जिनके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उनकी ज़ाहिर हटती है। बोलता है यार ये कौन सी नई बातें शुरू कर दी तुमने, ऐसा तो होता ही नहीं है। और मैंने हमेशा देखा, तुमने कहा ना कि अभी तुमने बात की थी कि फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश माइंड, हमेशा लोग यही देखते हैं कि यार हमें यहाँ तो ऐसे ही होता है। आप किसी कंपनी में भी जाओगे, आपका एम्प्लॉय बोलेगा ऐसे ही होता है यहाँ, तो तुम्हें हायर क्यों किया भाई, कुछ नया पर्सपेक्टिव लाओ, कुछ फ्रेश आई से देखो। जब भी तो यंग ब्लड चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े बाबे जब भी तो निकाले जाते हैं। मैनिफेस्टेशन का मुझे बताओ, तुमने मुझे कहा था कि भाई पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, क्योंकि बहुत दफ़ा लोगों को खाली पीली की चीज़ लगती है। लोगों को लगता है सिर्फ अपने आप से बोल लिया और कुछ मैजिक वर्ड्स बोल दिए अपने आप से, ऐसा कुछ नहीं होता। तो व्हाट्स मैनिफेस्टेशन इन योर व्यू, हाउ इट हैज़ हेल्प्ड यू एंड हाउ डू यू थिंक पीपल शुड प्रैक्टिस इट? बेसिकली मैनिफेस्टेशन और डेडलाइंस, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। जब तक आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करोगे, वो चीज़ बहुत चांसेस है कि आप वो उस पर वर्क ही नहीं करोगे। क्योंकि मैनिफेस्टेशन से क्या होती है कि आपके दिमाग में ना वो चीज़ रहती है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में होती है कि यार मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट की। जैसे मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, एक मैंने मैनिफेस्टेशन की हुई है कि भाई मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है। वो किस तरह जाना है, जब तक वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगी ना मेरे पास दिमाग में, जब तक मैं उसके लिए वर्क ही नहीं करूँगा, वर्क हार्ड ही नहीं करूँगा, मेरा माइंड ही उस तरह काम नहीं करेगा, मैं ऐसे ही फारिग घूम फिरूँगा। तो मैनिफेस्टेशन से क्या होता है कि आपको एक टारगेट पता चल जाता है, एक, और उस टारगेट को अचीव करने की आपकी डेडलाइन ज़रूरी है। अब टारगेट आपका है लेकिन कोई डेडलाइन ही नहीं है, आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि ये चीज़ मैंने अचीव करनी है तो 3 साल में करनी है, 5 साल में करनी है। अगर आप बिल्कुल बिना डेडलाइन के जाओगे तो वो चीज़ नहीं होती,
क्योंकि डेडलाइन से क्या होता है कि आपका माइंड प्रोसेस करता है कि भाई मुझे ये इस तारीख तक ये काम या इस साल तक ये चीज़ करना है, तो उसकी जो आपकी एफर्ट्स है ना वो भी उसी तरह काम आती हैं। तो ये बेसिकली मैं बताना चाह रहा था कि मैनिफेस्टेशन आपको बेसिकली करनी चाहिए। आपको ऐसी चीज़ें होती जो कि आप अभी सोचोगे कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, लेकिन आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, इंशाअल्लाह ताला आप उस पर ज़रूर कामयाब होगे। क्योंकि अल्लाह भी उसी चीज़ पे होता है कि जैसे अमल का दारोमदार नियत पे है, ठीक है। जब तक आप चीज़ों की नियत करोगे, आप मैनिफेस्ट करोगे, तो उस पर आप उसी रास्ते पे जाओगे भी। अगर आपको कोई चीज़ गोल ही नहीं है तो आप किस तरह जाओगे। और एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि अगर पैसे खर्च करने की आपको मतलब इच्छा ही नहीं होगी तो पैसे कमाने का भी दिल नहीं करेगा। कितनी अच्छी बात है ये। सही बात है। तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होने चाहिए, ठीक है। बिना मकसद की लाइफ नहीं होनी चाहिए कि भाई कुछ होना चाहिए कि कुछ चीज़ हासिल करना है, तो उस हासिल के चक्कर में आप हार्डवर्क करोगे। अगर आपको कोई चीज़ हासिल ही नहीं करना है तो आप ऐसे ही वेले बैठे रहोगे और टिकटॉक में डांस करोगे। तुमने कोई अभी तक कोई ऐसी चीज़ जो तुम बताना चाहोगे, या कोई मसला नहीं है बताने में, कि भाई तुमने कोई चीज़ मैनिफेस्ट की हो और तुमने कहा हो कि यार ये मैंने ये डेडलाइन रखी थी और ये हो गया, एंड यू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, और जहाँ तुम्हारा कन्विक्शन और ज़्यादा इस पे हुआ हो कि यार देखो दिस वर्क्स? बिल्कुल। मुझे बचपन से ट्रैवलिंग का बहुत शौक रहा है। मतलब हर साल में मैं 3-4 ट्रिप्स तो लग जाते हैं मेरे। पाकिस्तान भी मैंने अच्छा खासा एक्सप्लोर किया और अब्रॉड भी किया। तो बेसिकली मुझे मैनिफेस्टेशन होती थी कि भाई मैं बाहर मुल्क जाऊंगा, क्योंकि पहले तो लोकली एज अ स्टूडेंट लाइफ में तो लोकली करता था, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बजट भी नहीं होता था। तो मेरा ये गोल था कि यार मुझे यार दुबई जाना है, मैंने थाईलैंड जाना है, मलेशिया जाना है। तो वो बेसिकली एक मेरी मैनिफेस्टेशन थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन टू 6 कंट्रीज़ विद इन 2 ईयर्स। इंशाल्लाह आगे भी टारगेट है कि 50 कंट्रीज़ मैंने कम से कम पूरे करना है। क्योंकि ट्रैवलिंग और अब्रॉड से क्या होता है ना, आपका बेसिकली माइंड खुलता है, आपका बेसिकली परसेप्शन चेंज होता है। आपको लगता है यार कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम जो हैं किन छोटे मसलों में फंसे हुए हैं। लिटरली ट्रैवलिंग में जो पैसा खर्च होता है वो बेसिकली खर्च नहीं होता, वो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट होता है आपकी एक परसेप्शन में, आपका माइंड खुलने में, और वो आपको ज़िंदगी भर रिटर्न देगा। तो जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, निकल पड़ो और अपने एक बबल में जो हम घुसे हुए हैं ना, उस बबल से बाहर आना ज़रूरी है। बड़ी खूबसूरत बात की तुमने, क्योंकि आपके हराइजन एक्सपैंड करने के लिए 2-3 चीज़ें ही हैं। एक तो डिफरेंट लोगों से बात करें जिनसे आप बात नहीं करते, स्ट्रेंजर्स हैं, जस्ट टू लेट यू योरसेल्फ नो कि ये किस तरह सोचते हैं, ताकि आपको वर्ल्ड व्यू का पता चले। दूसरा, किताबें पढ़ें भाई, ठीक है। किताबें लोगों ने 40-40, 50-50 साल की सवाने उम्री लिखी हुई है। अगर आपको 40 पेज में समझ में आ जाती है ज़िंदगी, तो व्हाट्स बैड इन दैट। तीसरी चीज़ जो हाईली प्रैक्टिकल है वो है आपका ट्रैवल। मैं अक्सर बताता हूँ, मैंने एक जॉब में काम किया था, तो इंटरनेशनल ट्रैवल था। तो मैं एक दफ़ा जिबूती गया था, तो मुझे इसको वर्ड को स्पेल करना भी नहीं आता था। तो वहाँ पे हमारा राइस जाता था, तो उन्होंने कहा जाके मार्केट एक्सप्लोर करो। वहाँ गया, वहाँ के सदर बाज़ार चला गया मैं। मुझे अपना सदर बाज़ार ना अब जन्नत लगता है जब मैं वहाँ गया। क्योंकि अफ्रीका की कंट्री है वो, ज़्यादा गरीब कंट्री तो नहीं है, लेकिन वो एक, ये समझ लो कि एक कनेक्टेड कंट्री है, जो कि जहाँ से ट्रेड होती है सारी। इथोपिया जाता है और वेस्ट अफ्रीका वगैरह में माल जाता है। तो जिस तरह कराची एक पोर्ट सिटी है, वैसे ही पोर्ट सिटी है। सही है। लेकिन उनका सदर बाज़ार जो है ना, जाहिर है अफ्रीकन्स, फिर वो स्किन कलर, फिर वो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर गर्मी ये वगैरह, फिर बाज़ार की सिचुएशन। फिर उसके बाद मैंने अक्सर बताया कि अफ्रीका के कुछ ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे आप से स्नैचिंग होती है और मार भी दिया जाता है। यहाँ तो स्नैचिंग होती है कम से कम, अगर आप रजिस्टर करोगे तो मारेंगे, वरना नहीं मारेंगे। वहाँ तो पहले मारते हैं, उसके बाद करते हैं। दूसरी चीज़, जो न्यूजीलैंड में अभी एक केस हुआ था कुछ साल पहले, जो हुआ था, जो फेसबुक पे लाइव गया था मस्जिद में, जो वो तो वेलिंगटन में। मैं ये सोचता हूँ कि एक बंदा न्यूजीलैंड जैसे कंट्री से कौन एक्सपेक्ट कर सकता है, इतना खूबसूरत और इतनी अमेजिंग कंट्री, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ वाली, कि एक बंदा यहाँ से बेचारा गया। पाकिस्तानी भी काफ़ी सारे मरे थे ना। तो दूसरी बात ये आती है, मौत तो देखो हर जगह है, बरहा के कहीं भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस से डर नहीं सकते आप। ये 1% से डर के 99% जो आप सीख के आते हो ना, वो बड़ा अमेजिंग होता है। तो मुझे जब मैंने जहन खुला, पहली दफ़ा दुबई गया, 2013 में दुबई गया था। तो दुबई जाने का तो मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया घूम के आ गए। दुबई में आपको सब मिलेंगे, तो आपको पता चलता है कि लोग सोचते किस तरह है, फिर आपको कल्चरल डिफरेंसेस का पता चलता है। दुबई में बेसिकली दुबई वालों से ज़्यादा आपको दूसरी चीज़ मिलेंगी। दुबई वाले नहीं मिलेंगे आपको, मतलब यूएई वाले नहीं मिलेंगे आपको, पूरी दुनिया मिलेगी। आपको अफ्रीकन भी मिलेंगे, आपको अमेरिकन भी मिलेंगे, आपको यूरोपियन ममालिक भी मिलेंगे, आपको एशियन भी मिलेंगे, सब मिलेगा। तो मेल्टिंग पॉट है ना, वो तो हर जगह का। फिर आजकल आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट क्रिएटर्स भी जा रहे हैं, फिर उनकी ज़िंदगी में भी हमने खुद चेंजेस आते हुए देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कंटेंट क्रिएटर्स में आप देख लो, अगर गंजी स्वैग हैं,
या ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया घूमते हैं, उनकी अप्रोच में और यहाँ के जो लोकल जो पुराने बैठे हुए हैं, उनकी जमीन आसमान का फर्क है उनके आपको वो जब बात करते हैं ना, हाँ। बात करने से पता लग जाता है कि भाई इनका एक्सपोजर क्या है। हाँ, अभी हम क्या एक चार दीवारी में घिरे हुए हैं, हम उसी के इर्द गिर्द सोचते हैं। वही ना, जब आप बाहर जाते हो तो पता चलता है कि दुनिया क्या सोच रही है, क्या क्या कर रही है, और हम किन मसलों में फंसे। मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन हम किन मसलों में फंसे हुए हैं। जुनैद भाई पे जितने मसले शुरू होते हैं वो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि यार इस बंदे का एक्सपोजर वहाँ है, जिस लेवल से वो बात कर रहे हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते उस लेवल पे आने का। तो अगर आप सोचते हैं तो आप डरते हैं कि आप किसी को बताएंगे नहीं यार जुनैद भाई ठीक बात कर रहे हैं, आपके बराबर में जाहिल आदमी बैठा है, बोला यार तू भी इनमें शामिल है। यहाँ ये है क्योंकि उस बंदे का एक्सपोजर है, आपका एक्सपोजर नहीं है। आप निकलते हो, आप निकले ना, आपको पता क्या है कि यार आप जिस मेंढक कुएं के मेंढक को आप थोड़ी सी मुंडी बाहर करके देखो, इंडियन ओशन कितना बड़ा है, आपको कुएं नजर आता है पूरा। ऐसा ही है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और नेटवर्किंग तुम्हारी ट्रैवलिंग से भी डेफिनेटली फिर तुम्हारी पाकिस्तान से बाहर भी डेवलप हुई होगी। ट्रैवलिंग से तो काफ़ी, ट्रैवलिंग से ज़्यादा नेटवर्किंग इतनी नहीं हुई, लेकिन मेरा माइंड बहुत खुला। मैंने जब ये देखा ना कि दुनिया किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है, मतलब उनके मसले अलग हैं, हमारे क्या घरेलू मसले मसाइल हैं, इसने ये बोल दिया, ये नाराज़ हो गए, बुग्स है, कीना है, हसद है एक दूसरे से। वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं, सब अपनी ज़िंदगी में मस्त है, सब अपनी ज़िंदगी में फोकस है कि भाई उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है, अपने कंट्री को क्या सर्व करना है, अपनी फैमिली के लिए क्या करना है। तो उनके मसले अलग हैं, मतलब उनके जो मसले हैं एक पॉजिटिव मसले हैं, तो उनके जेन्युइन बेटर सॉल्यूशंस टू सॉल्व, ऐसा ही है। अच्छा, ब्रांड्स जो पिक करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा मिसमैच देखा है ब्रांड्स में। अभी कुछ अरसे पहले एक मैं ऐड देख रहा था, खैर अब तो पब्लिकली ऐड अवेलेबल था तो बोलने में कोई मसला नहीं। नादिर अली ने कोई टी शर्ट को प्रमोट कर रहे थे और वो टी शर्ट को प्रमोट करके उसने कहा इसका फिट इतना अच्छा है, ये है वो है, तो नीचे गालियाँ भरी पड़ी। नहीं देखिए भाई तुझे फिट कहाँ से आ गया, ये है वो है, बहुत अजीब सी चीज़ है। तो वो एथलेटिक वेयर था कोई, अच्छा, और नादिर अली को पहनाया हुआ था। हाँ, नादिर अली को पहनाया हुआ था। तो अच्छा, सिंपल सी बात है कि भाई नॉट एनीथिंग पर्सनली अगेंस्ट हिम, लेकिन ये मिसमैच था। तो ब्रांड्स को भी समझ में आना चाहिए कि वो जिस बंदे को पिक कर रहे हैं वो क्यों पिक कर रहे हैं। अभी हमारी एक रीसेंट एक बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस ब्रांड है, तो मैंने देखा कि एक ऐसे व्लॉगर को उन्होंने हायर किया जो कि एक नॉर्मली स्ट्रीट पे बैठ के कमेंट्री वगैरह करते हैं और थोड़ी सी ज़रा बदतमीजी किस्म की सिचुएशन भी होती है, जबकि वो ब्रांड काफ़ी अच्छा है। तो मैंने उनके ओनर से कहा, मैंने कहा यार मैं असल में थोड़ा सा शॉक हुआ था, यार आई नो यू पर्सनली एज अ ब्रांड ओनर, तो ब्रांड क्या देखता है इन्फ्लुएंसर्स में और कहाँ ब्रांड गलतियाँ करते हैं, व्हाट डू यू थिंक? ब्रांड बेसिकली इन्फ्लुएंसर का पर्सोना ऑडियंस देखता है कि उसका पर्सोना ऑडियंस, ब्रांड का क्या पर्सोना है। एक ब्रांड का भी अपना पर्सोना देखता है और उसकी ऑडियंस देखता है कि भाई हमारे जो ब्रांड का पर्सोना है और उसकी ऑडियंस से मैच हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखिए इसमें होता है डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि खाली मेटा पे फ्यूचर है, लोग टिकटॉक को बेसिकली नॉर्मल लोग गालियाँ भी दे रहे होते हैं, लेकिन आप टिकटॉक भी देखें, इट्स ऑल अबाउट उसको यूज़ किस तरह कर रहे हो। ठीक है, अब टिकटॉक का फ़ायदा ये है कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस वहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जो आजकल मार्केटिंग के बजट लगता है वहाँ भी लगता है। ये बात शायद नॉर्मल आवाम को नहीं पता, क्योंकि उसमें अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको गांव देहात में भी मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए आप इरफान जुनेजो को तो नहीं पिक करोगे ना, आप जुनेद अकरम को पिक नहीं करोगे। हाँ, फिर तो ठीक है, अगर एक चीज़ आपको एक पान के खोखे में मिल रही है, तो उसके लिए आप ये आपके जो शशके वाले इन्फ्लुएंसर वो काम नहीं आएंगे। उनके लिए क्या काम आएगा कि टिकटॉकर्स काम आएंगे, क्योंकि टिकटॉकर्स बस ड्राइवर्स को आप देख लें, ठीक है, जो वहाँ पर खेती बाड़ी वगैरह, तो वो क्या करते हैं, उनको फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ नहीं पता, उनके बाद टिकटॉक है बस वो लगे हुए हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है। ब्रांड इस तरह पिक करता है। अगर जाहिर सी बात है, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो, अगर आप बिल्कुल एक प्रीमियम आप अपनी लुक एंड फील रखना चाह रहे हो, तो आपको फिर ब्रांड्स भी उसी तरह अप्रोच करेंगे आपके लाइफस्टाइल के मुताबिक। ये सीन होता है। और टिकटॉक भी यार इट्स नॉट बैड। एक ज़माने में लोग गालियाँ देते हैं, मेरे पास तकरीबन 32,000 मेरे पास ही फॉलोअर्स हैं, और ऐसी सी वीडियोस पे अच्छी सी फॉलोइंग आई है कि मैं समझता नहीं था यार, मतलब अच्छी वीडियोस, आप ये देखोगे अच्छा सोशल मैसेजेस जिसमें आप ये देखो टिकटॉक, हम अगर यहाँ की फीड देखते हैं ना, अगर आप कहीं बाहर जाओ उसके अकाउंट में देखें ना कि टिकटॉक में क्या चल रहा है, तो आपको बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी मिलती हैं। चाइना और अमेरिका के दरमियान ही आप देख लो, वो काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज है ना जिसमें बताना है कि चाइना ने किस तरह फिल्टर किया हुआ अपने कंटेंट को। अमेरिका में जो आपको मिलेगा वो चाइना में नहीं मिलेगा, वो प्रोडक्टिव तौर पे यूज़ कर रहे हैं उसको। और ये बताओ कि ये एक जाहिर है मेरे लिए भी एक सवाल है, मतलब मैं पर्सनली करना चाहूँगा, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के बिहाफ पे करना चाहूँगा कि हाउ शुड इन्फ्लुएंसर्स चार्ज, क्योंकि बहुत दफ़ा ना यहाँ इन्फ्लुएंसर्स को अपनी वैल्यू का नहीं पता होता। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि इन्फ्लुएंसर्स आर स्पॉइल फॉर चॉइसेस कहीं ना कहीं, कि यार वो जैसे हमने बात की कि भाई दो ब्रांड एक साथ आ रहे हैं तो किसको पिक करना है। दूसरी चीज़, दे देमसेल्व्स डोंट नो व्हाट डू दे स्टैंड फॉर। ठीक है, तो उनको अपनी पोजीशनिंग पे किस तरह काम करना चाहिए, किस तरह ब्रांड्स को पिक करना चाहिए। और फिर ब्रांड्स बहुत दफ़ा उनको,
जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ हुआ ये कि ये ब्रांड है हमारी। अच्छा, मैंने देखा कि सबसे पहली बात तो मैं देखूंगा कि भाई बाटर मुझे अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत ज़बरदस्त मुझे वैल्यू दे सकता है इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग या इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, तो सही है। दूसरी चीज़, क्या मैं यूज़ करता हूँ वो ब्रांड या वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता, ब्रांड भी इतना कोई वो नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई इतने चार्ज करूँगा। ठीक है, आप इतने चार्ज करने के लिए फिर वो डायरेक्ट बोलते हैं आपको इरफान जुनेजो है, ये फिर आपको ये हैं आप। खैर इरफान जुनेजो तो ज़ाहिर है माशाल्लाह मिलियन से ऊपर चला जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने 100K भी बोल दिया उसको या 75K बोल दिया, तो नहीं यार इतने में तो ये हो जाता है, इतने में तो वो हो जाता है, आपकी ना फॉलोइंग है, ना ये है, ना वो है। तो बहुत दफ़ा ना इन्फ्लुएंसर इससे डिसहार्ट हो जाते हैं। मैं जानबूझ के इस चीज़ें इस तरह करता हूँ कि अगर मुझे वो ब्रांड पता है कि यार मेरे लेवल का नहीं है या मैं नहीं कर सकता, या दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई स्टैंड फॉर, तो आई कैन चार्ज हायर। लेकिन अगर मुझे चाहिए भी तो वहां मैं डरता हूँ कि इतने भी चार्ज हाई ना कर लूँ कि ब्रांड बोले यार ये क्या मसला है। तो इस पे क्या मैट्रिक्स होने चाहिए इन्फ्लुएंसर्स के लिए टू चार्ज? सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि ब्रांड कौन सा है, ठीक है, और उसके बाद मैटर करता है आजकल जो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि मैं आपको पहले बताऊँ कैंपेन का फ्लो क्या होता है। जो भी एक किसी भी ब्रांड की कैंपेन बनती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, तो उसमें ये फ्लो ये होता है कि शुरू के 2-3 नाम होते हैं वो ब्रांड के फेज होते हैं, ठीक है, मेन फेस ऑफ द ब्रांड होते हैं। तो वो आपके भाई इरफान जुनेजो, अमूरो, जुनेद अकरम, हमजा भट्टी, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं आपके थोड़े से मिड टियर आते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके माइक्रोज पे नैनोज। तो आपने बेसिकली इस तरह एक बेसिकली कैंपेन बनती है, ठीक है। तो हर कैंपेन इसी तरह बनती है, जो भी एक अच्छी ब्रांड की एक बड़ी कैंपेन होती है, तो वो पूरी होती है कि भाई सबसे पहले एक बंदा बात को इनिशिएट करता है जो फेस ऑफ द ब्रांड है, उसके बाद नीचे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो हर फॉलोअर्स वाले के लिए, हर टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर के लिए, आपको डिसाइड नहीं होना कि यार सारा बिजनेस खाली ऊपर वालों को मिल जाएगा। बिजनेस में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हर इन्फ्लुएंसर की जगह है मार्केट में, ठीक है। और आपने फोकस करना है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कंटेंट पे फोकस करना है, ठीक है। आपको मैं बताऊं कुछ ऐसे होते हैं इन्फ्लुएंसर जिनकी फॉलोइंग जो होती है, फॉलोअर्स जो होते हैं तकरीबन 5 लाख होते हैं, 3 लाख होते हैं, 4 लाख होते हैं, लेकिन वो क्या चार्ज करते हैं 50,000 80,000, ठीक है। फॉलोइंग कहते हैं, क्यों? उनका कंटेंट इतना जानदार नहीं है, ठीक है, उनमें कोई दम नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और आजकल जो यंग इन्फ्लुएंसर निकाल आए हैं उनकी कंटेंट क्वालिटी इतनी हाई होती है और इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग करते हैं, उनके लिटरली 10-20 हज़ार फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन दे आर चार्जिंग 1.5 लाख 2 लाख। तो आपको फोकस करना है कंटेंट पे, हाई क्वालिटी कंटेंट हो, ठीक है, आपको ब्रांड पैसे ज़रूर देगा। आपने कुछ ब्रांड को नो भी करना है, ठीक है, क्योंकि जो अच्छे ब्रांड होंगे वो देखेगा, एक बार फीड को गो थ्रू करेगा कि भाई ये किस टाइप का कंटेंट है, इसकी ऑडियंस क्या है। तो आपने ऐसा नहीं, शॉर्ट टर्म में तो आपको उस मतलब जो आपके पर्सोना से मैच नहीं हो रहा था वो आप कर लोगे, आपको पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके लिए वो हार है। तो ये सीन है। दैट्स वेरी गुड, वेरी वेल पुट। 2-3 चीज़ें तुमने दरिया कोज़े में अच्छी तरह बंद किया है। सबसे पहली बात तो ये कि यू हैव टू से नो एज वेल। कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी तो अगर आपने नो बोलना है तो आप किसी बेसिस पे बोलोगे ना कि यार आपका जो ब्रांड है, मैं इस ब्रांड से काम करता हूँ, तो आपका जो ब्रांड है या फिर स्ट्रेचर का होना चाहिए या फिर इतना पे करना चाहिए मुझे, ठीक है। एक ये भी मैसेज आपका जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रांड एट द एंड ऑफ द डे आपके पास आपकी शक्ल की वजह से नहीं आ रहा है, वगैरह आप काम कैसा कर रहे हो, सही है। क्योंकि मैंने खुद ये अपने केस में भी देखा है कि जब क्वालिटी ने इन्हेंस किया, मैंने खुद अपनी क्वालिटी पे काम किया, स्टोरी टेलिंग पे काम किया, कुछ चीज़ें हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस लोगों से हुए, तो ब्रांड्स केम टू मी कि यार दिस मैसेज एक्चुअली रेजोनेटेड एंड वी वांट टू वर्क विद यू। उससे पहले आई बीन देयर फॉर मोर देन 5 years, ठीक है, लेकिन ये है कि बस हवा में तीर चला दिया, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। लेकिन स्ट्रेटेजाइज करना, ये सोचना कि यार मैं अपनी ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू ऐड करूंगा, कहीं ना कहीं से रेसिप्रोकेट करेगी मार्केट, तो ब्रांड्स भी नोट करेंगे कि यार दिस इज द राइट काइंड ऑफ वर्क दैट वी वांट टू वर्क विद। तो ब्रिलियंट यार, ज़बरदस्त। बाकी कंक्लूड करते हैं इसको, ये तो बहुत लंबा चला जाएगा क्योंकि अभी चीज़ें निकलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी, और हमारे पास तो खैर अपॉर्चुनिटी है, वी कैन हैव मल्टीपल एपिसोड्स। कभी कोई तुम्हें लगे कि मार्केट में किसी तरफ करवट ले रही है एंड वी शुड टॉक अबाउट इट, तो यार ऑलमोस्ट ऑलवेज वेलकम। तो मुझे ये बताओ कि इसको कंक्लूड करते हैं, कौन सा ऐसा कोई लेसन है जो कि पीपल स्टार्टिंग एट 20, क्योंकि देख मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ भाई 18-20 साल के लोगों से, क्योंकि फिटनेस से भी ताल्लुक है, तो लोग थोड़ा बॉडी शॉडी को देख के बोलते हैं अरे आफात भाई ये वगैरह, तो कभी मुझे हल्का लेते हैं, वो समझते हैं कि शायद मैं 20-25 साल के लौंडा हूँ। तो जब उनको मैं बताता हूँ कि भाई देखो मैं 20 साल पहले ये कर रहा था, 25 साल पहले मैं यहाँ था, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार इन लोगों को ऐसे क्राइसिस इस उम्र में कैसे, मुझे तो नहीं थे, क्योंकि उस वक्त हालात भी ऐसे नहीं थे, उस वक्त इंस्टाग्राम नहीं था, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त AI नहीं था, ठीक है।
अब बहुत कुछ आ गया, बहुत तो तुमने ये सारी ट्रांजिशन देखी है अपने लाइफ में। अभी पीपल स्टार्टिंग एट 20s, 18, 20, 25, 18 से लेकर 25 के बीच में, व्हाट्स द बेस्ट ओपिनियन यू हैव फॉर देम, या बेस्ट एडवाइस यू हैव फॉर देम? सबसे पहले तो आपको एक गोल होना चाहिए ताकि उस पर आप वर्क करो। आपका माइंड ना पहले से ही आप इंटर के ज़माने से क्लियर होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, ज़िंदगी से चाहते क्या हो। ठीक है, जितने जल्दी आपको रियलाइज़ हो जाए, इस पर ऐसे नहीं होता कि आप खुद ही रियलाइज़ हो जाता है, आपको सोचना पड़ता है कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ। ये कोई ऊपर से और रिफाइन होता है वही नहीं आएगी कि आपने ये करना है ज़िंदगी में। आपको थोड़ा सा इसको स्ट्रेटेजिकली सोचना भी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मार्केट ये चल रही है, आज से 10 साल बाद मार्केट ये होगी, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जो आज अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या अगले 10 साल बाद ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएंगी। तो आपने बेसिकली उस तरह प्लान करना है। और इसके अलावा आपने ज़िंदगी में नो रिस्क नो ड्रीम्स, ये चीज़ एक है। आपने कहीं ना कहीं रिस्क ज़रूर लेना है लाइफ में। ठीक है, क्योंकि रिस्क से ही आप जो है ना आपको ब्रेक थ्रू मिलता है। जिसने रिस्क नहीं लिया फिर वो मतलब उसको बहुत मुश्किल है कि वो कोई ब्रेक थ्रू आए, और वो वही एक रेट रेस में घुस जाता है, उसी में लगे रहता है। और आपको, मैं जैसे कॉर्पोरेट में भी काफ़ी लोग काम करते हैं, उनके लिए भी मशवरा है कि ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं लगे जा रहे हैं भाई पिछले 5, 10, 20 साल तक एक ही जगह काम करे जा रहे हैं। मतलब जब आप उस तरह उस एनवायरनमेंट में आ जाते हो ना, तो आप एक ही बबल में आ जाते हो। ठीक है, तो आप कुछ चीज़ एक्सप्लोर ही नहीं करते हो। तो ब्रेक लेना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा जॉब को 6 महीने के लिए पॉज करो, ताकि आपको ज़िंदगी का एक मीनिंग भी मिले कि भाई आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। क्योंकि आप उस माहौल में होते हो, वही डेडलाइंस वगैरह पिचिंग के चक्कर में आप फंसे होते हो, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं कर सकते और अपने लिए कुछ भी नहीं, ज़िंदगी जी भी नहीं सकते। तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, आप रिस्क लो। आपको बाद में कम से कम ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार कि काश मैं उस वक्त ये रिस्क ले लेता तो आज मैं ये रिग्रेट नहीं होता। तो सबसे पहली बात, ज़रूरी नहीं कि आप उसमें कामयाब हो, लेकिन एक दिली सेटिस्फेक्शन होगी यार मैंने रिस्क तो लिया था ना, मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की थी ना। तो ये वाली सीन है। चलो, थैंक यू वेरी मच मेरा भाई, और इट्स प्लेजर टू हैव यू। और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतरीन कॉन्वर्सेशन गई। मैंने भी 2-3 चीज़ें बैठे बैठे सीखी हैं। आई डिड नॉट सी थिंग्स फ्रॉम दिस एंगल, जो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करूँगा, एंड आई होप आप लोग भी अप्लाई करें अपने ऊपर। तो अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अरहम के लिए कोई क्वेश्चंस हैं तो अरहम का जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में होंगी। यू कैन रीच आउट टू हिम, यू कैन रीच आउट टू मी। और अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशनल हैं जो मार्केटिंग और पीआर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो डेफिनेटली रीच आउट करें और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, ताकि हम सारे एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच अरहम। थैंक्स सो मच। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। हाफिज़।